मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता, बीएससी पार्ट 3 पेपर 1 फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगला टॉपिक प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने में चिरसम्मत सिद्धांत की क्या क्या विफलताएं रहीं, इनको चर्चा करेंगे। What are the failures of the classical theory to explain the photoelectric effect? हम जानते हैं कि प्रायोगिक प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो प्रायोगिक तथ्य थे उनको चिरसम्मत सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया सका। उनका पहला जो कारण था वो यह था कि चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है, यह पाया गया कि किसी भी आवृत्ति का अधिक आवृत्ति तीव्रता का प्रकाश धातु की प्लेट पर आपतित कराया जाए तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए। देहली आवृत्ति का प्रकाश डालने पर ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित होना चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांत से मैच नहीं था या चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया गया। प्रायोगिक तथ्य हमें क्या मिले थे? प्रायोगिक तथ्य हमें मिले थे कि जब यदि धातु की प्लेट पर किसी भी विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो जब तक विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक या देहली आवृत्ति के बराबर नहीं होती है तब तक प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का धातु के पृष्ठ या धातु के पृष्ठ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवृत्ति के प्रकाश को जिसकी तीव्रता ज्यादा हो यदि धातु की प्लेट पर आपतित कराया जाएगा तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना चाहिए। वास्तव में प्रायोगिक तथ्य मिल रहे थे कि उत्सर्जन नहीं हो रहा था। इस घटना को, इस कारण को चिरसम्मत भौतिकी नहीं समझा पाया। दूसरा कारण था कि प्रायोगिक परिणाम जो है वो ये बताते हैं कि यदि हम आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो निरोधी विभव का मान नहीं बढ़ता है, जबकि चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है तो निरोधी विभव का मान भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि तीव्रता बढ़ाने से जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। गतिज ऊर्जा का मान बढ़ने से निरोधी विभव का मान बढ़ना चाहिए, जबकि यह परिणाम भी जो प्रायोगिक परिणाम प्राप्त हुए थे उनसे विपरीत है। इस घटना को भी, इस परिणाम को भी चिरसम्मत सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया गया। तीसरा जो प्रायोगिक परिणाम हमें मिले थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के वो क्या थे कि जब भी विद्युत चुंबकीय विकिरण या किसी एक्सरे या कोई भी प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रकाश जब धातु के पृष्ठ पर आपतित कराया जाता है तो धातु के पृष्ठ पर प्रकाश के आपतन तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती है। परंतु यदि चिरसम्मत भौतिकी से अगर हम कंसीडर करें तो चिरसम्मत तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि जब भी धातु की सतह पर कोई प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश जो है वो तरंग का स्वरूप है, अर्थात तरंग ऊर्जा के संपूर्ण प्रकाशित क्षेत्र में वितरण हो जाने के पश्चात इसका कुछ अंश प्राप्त होगा इलेक्ट्रॉन्स को, और कम तीव्रता का प्रकाश आपतित करने से प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रक्रिया त्वरित नहीं हो पाएगी। इसका मतलब प्रकाश के आपतन और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कुछ समय लगना चाहिए। प्रायोगिक तथ्य इसके विपरीत है। प्रायोगिक तथ्य इस चीज को नहीं एक्सप्लेन करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की ये जो परिणाम थे प्रायोगिक तथ्य जिनको चिरसम्मत सिद्धांत नहीं समझा पाया उनको आइंस्टीन के द्वारा स्पष्ट किया गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का आइंस्टीन के द्वारा जो स्पष्टीकरण था, आइंस्टीन ने उसका क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर स्पष्टीकरण दिया। 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में स्पष्टीकरण दिया। प्रकाश विद्युत प्रभाव में आइंस्टीन ने कंसीडर किया कि जो प्रकाश है वह फोटोन से मिलकर बना है और फोटोन की जो ऊर्जा है वो क्वांटाइज्ड है। इसका क्या मतलब है कि फोटोन के पास जो एनर्जी है वो पैकेट्स के रूप में है और एक पैकेट की मिनिमम एनर्जी जो है वो कितनी है, एक फोटोन की ऊर्जा के बराबर है, जिसको सामान्य तौर पर हम h न्यू से प्रकट करते हैं, जहां पर h प्लैंक नियतांक है और न्यू हमारे पास विकिरण की आवृत्ति है। अर्थात जब भी ऊर्जा का एक्सचेंज होता है क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा, या तो h न्यू एनर्जी एक्सचेंज होगी या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h न्यू ऊर्जा का एक्सचेंज होगा।
पहली चीज कंसीडर करें हम कि जो प्रायोगिक तथ्य के विपरीत थी चिरसम्मत भौतिकी से, आइंस्टीन ने उसको समझाने का प्रयास किया। किसी भी इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए पृष्ठ पर स्थित विभवरोधिका को पार करना होता है। इस विभवरोधिका को पार करने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहा जाता है। जब एक प्रकाश आपतित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन को न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, जिसको हमने नाम दिया था धातु का कार्यफलन, फाई नॉट से इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को इतनी न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त होगी तभी इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ पर आ सकता है, और उससे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त हुई तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर निकलेंगे। उस अवस्था में इस ऊर्जा को क्या डिनोट कर दिया, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट। यह वह न्यूनतम ऊर्जा है जो प्रत्येक प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ पर आने के लिए या उस विभवरोधिका को पार करने के लिए आवश्यक है। आइंस्टीन प्रायोगिक तथ्य की पुष्टि करता है, क्योंकि प्रायोगिक तथ्य कहते हैं कि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतन कराए जाने पर ही धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होगा। जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाता है तब प्रकाश ऊर्जा बढ़ने से कार्यफलन के पश्चात शेष ऊर्जा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के रूप में आ जाती है। तो उस स्थिति में मान लो हमने जिन प्रकार विकिरणों को आपतित कराया था उनकी ऊर्जा एच न्यू थी, उनमें से न्यूनतम ऊर्जा विभवरोधिका को पार करने में खर्च हो गई, जिसको हमने फाई नॉट से डिनोट किया, और बची हुई ऊर्जा से प्रकाश इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। उस गतिज ऊर्जा को हमने प्रेजेंट कर दिया 1/2 mv² से, और फाई नॉट जो है वो किसके बराबर है, एच न्यू नॉट के बराबर है। सो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस 1/2 mv², और काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या लिखा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यही समीकरण साइंटिस्ट आइंस्टाइन के नाम पर इस समीकरण का नाम दे दिया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण। प्रकाश की जब तीव्रता बढ़ाई जाती है तो प्रकाश की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रकाश की ऊर्जा में जब परिवर्तन नहीं होगा तो निरोधी विभव का मान सभी तीव्रताओं के लिए समान रहता है। यही प्रायोगिक तथ्य था जिसको चिरसम्मत भौतिकी नहीं समझा पाई। लेकिन तीव्रता के साथ यदि हम आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो आवृत्ति बढ़ाने पर आपतित प्रकाश की ऊर्जा बढ़ती है, जिससे धातु से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन के वेग को कम करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को डी एक्सेलरेट करने के लिए हमें ऋणात्मक विभव लगाना पड़ता है, और जिस ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है उस ऋणात्मक विभव को हम निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। अर्थात 1/2 mv² इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं EV नॉट। इससे पहले हमें गतिज ऊर्जा की समीकरण क्या मिली थी, जिसको हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव की आइंस्टाइन समीकरण कहा था, 1/2 mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। दोनों ही समीकरण हमारी गतिज ऊर्जा के समीकरणों को व्यक्त कर रही है, तो दोनों समीकरण एक दूसरे के बराबर होंगे। सो EV नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, और V नॉट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं H/E इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। यहाँ अगर हम इस समीकरण 3 को ऑब्जर्व करें और हम इन दोनों के मध्य यानी निरोधी विभव V नॉट तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के मध्य यदि हम एक वक्र खींचे, न्यू को हमने x एक्सिस पर लिया और निरोधी विभव V नॉट को हमने y एक्सिस पर लिया, तो हमने देखा कि यह हमारी समीकरण जो है y इज इक्वल टू mx माइनस c के समीकरण से रिजेंबल करती है। अर्थात जब हम इन दोनों के मध्य V नॉट और न्यू के मध्य एक ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन हमारी केंद्र बिंदु से पास नहीं होगी, क्योंकि C हमारा इंटरसेप्ट आ रहा है। इसका मतलब इसका जो स्लोप है वो हमें नेगेटिव y डायरेक्शन में कहीं मिलेगा। देखिए कर्व का हमें कैसा मिलता है, न्यू को हमने x एक्सिस पर लिया आवृत्ति को, निरोधी विभव को मैंने लिया y एक्सिस पर। इफ वी प्लॉट ए कर्व बिटवीन V नॉट इज इक्वल टू H/E न्यू माइनस न्यू नॉट, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और y एक्सिस में ये हमारी इस बिंदु पर काट रही है, इसका मतलब इसका जो
वैल्यू होगी, ये कितनी होगी, h न्यू नॉट अपॉन ई। h न्यू नॉट हमारा फाई नॉट के बराबर है, सो दिस इज इक्वल टू फाई नॉट अपॉन, यह एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा का स्लोप जो है, ढाल जो है वो कितना है, h अपॉन ई। h प्लैंक नियतांक है, e हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आवेश है। मूल बिंदु, अगर हम इस सरल रेखा का जो काट बिंदु है, जो कि हमारा निरोधी विभव की अक्ष पर मूल बिंदु से ऋणात्मक y अक्ष के अनुदिश कितना दूरी पर मिलता है हमें, फाई नॉट अपॉन ई। बहुत आसानी से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है कि यदि हम निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य एक ग्राफ खींचें तो उस निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य खींचे गए ग्राफ में सरल रेखा पर जो काट बिंदु है वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर उपलब्ध होगा। ऑप्शन फाई नॉट अपॉन ई प्लस फाई नॉट अपॉन ई माइनस फाई नॉट अपॉन ई, फाई नॉट अपॉन ई की जगह हम ई अपॉन फाई नॉट प्लस और ई अपॉन फाई नॉट माइनस में जगह 4 ऑप्शन दे सकते हैं। आंसर इज फाई नॉट अपॉन ई। यदि हम इस समीकरण 3 को एक बार मैं फिर से देखूं, यहाँ मैं ये कंसीडर करूं कि यदि मेरे पास न्यू इज इक्वल टू 0 है, आवृत्ति यदि 0 है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या हुआ मेरे पास, न्यू इज इक्वल टू 0 पर एच न्यू नॉट अपॉन ई, और वी नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट अपॉन ई। नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग दैट यू विल गेट दिस डिस्टेंस अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस। सो आइंस्टाइन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि जो प्रकाश का कण है, प्रकाश का जो स्वरूप है वह कण के प्रकार है, कण की तरह है, जबकि चिरसम्मत भौतिकी सिर्फ यह मानती है कि प्रकाश जो है वो तरंग का प्रकृति है। इसलिए आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई थी। इसके आगे नेक्स्ट क्लास का